नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। उपराष्ट्रपति के अनुसार बुद्ध की शिक्षाएं अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए दिशा सूचक है। NGO प्रथम ने अपनी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जारी की। मिशन कोऑर्डिनेशन सेल नेशनल क्वांटम मिशन की समन्वय एजेंसी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोच्चि में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना की। रेल मंत्रालय के अनुसार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परिचालन किया गया। CEEW ने डिकोडिंग इंडियाज चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स और तहसील लेवल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। उपराष्ट्रपति के अनुसार बुद्ध की शिक्षाएं अतीत के अवशेष नहीं हैं, बल्कि हमारे भविष्य के लिए दिशा सूचक हैं। खबर की शुरुआत में बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध ने उपदेश दिया था कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा था कि इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। उनकी शिक्षाओं का मूल 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। उन्होंने अत्यधिक तपस्या और अत्यधिक विलासिता के बीच एक मध्यम मार्ग पर चलने की शिक्षा दी थी। उन्होंने एक सरल और सात्विक जीवन जीने पर बल दिया था। बुद्ध की शिक्षाओं की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था। सम्यक वाणी यानी राइट स्पीच, सम्यक आचरण राइट कंडक्ट और सम्यक आजीविका यानी राइट लाइवलीहुड का मार्ग अपनाने से प्रशासन अधिक उत्तरदायी तथा सेवा उन्मुख हो सकता है। दूसरा है वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना। सचेतना, एकाग्रता और सही समझ के मार्ग पर चलने से जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा मिल सकता है। मध्यम मार्ग अपनाने से अधिक उपभोक्तावाद, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाना, इससे सेक्स वर्कर्स, महिलाओं, ट्रांसजेंडर जैसे समाज के असहाय वर्गों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने संघ नामक संस्था की स्थापना की थी। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को प्रवेश लेने की अनुमति थी। इस संस्था में आम्रपाली जैसी गणिकाएं भी शामिल हो सकती थी। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया और न ही खारिज किया। वे वास्तव में व्यक्ति और उसके कर्मों के बारे में अधिक चिंतित थे। उनके अनुसार सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना रखने और कर्म के सिद्धांत पर जोर देने से युद्ध, आतंकवाद, उग्रवाद एवं हिंसा पर अंकुश लगाया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षा का केंद्रीय विषय 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं। दुख, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के अंत के मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास या व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। NGO प्रथम ने अपनी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जारी की। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 वर्ष के ग्रामीण युवाओं के लिए नामांकन पैटर्न में 86.8% युवा या तो स्कूल या कॉलेज में नामांकित हुए हैं। इसके साथ ही 84% युवाओं ने स्कूली शिक्षा के 8 या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, जबकि 2017 में ये आंकड़ा 81% था। इस वर्ग में 56.4% और 31.3% युवा 10वीं कक्षा के बाद मानविकी और विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और केवल 0.7% ने ही कृषि विषय का अध्ययन करने की सूचना दी है।
इनके सीखने के स्तर की बात करें तो इस आयु वर्ग के लगभग 25% युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर के पाठ को बिना अटके नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय भाषा में बिना अटके पाठ पढ़ने में लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि लड़के अंकगणित और अंग्रेजी पढ़ने में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में केवल 5.6% युवा व्यावसायिक प्रशिक्षण या अन्य संबंधी पाठ्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अधिकांश युवा जो घरेलू काम के अलावा अन्य गतिविधियों में कार्य कर रहे हैं, वे परिवार की कृषि संबंधी गतिविधियों में ही संलग्न हैं। इस आयु वर्ग के युवाओं की डिजिटल पहुंच की बात करें तो 95% पुरुष और 90% महिलाएं स्मार्टफोन का उपयोग करना जानती हैं। हालांकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों द्वारा स्मार्टफोन रखने की संभावना दोगुनी है। इस रिपोर्ट का आखिरी मुख्य बिंदु है जेंडर गैप में कमी। इस आयु वर्ग में लड़कियों के लिए स्कूल न जाने की दर लड़कों की तुलना में केवल 0.2% अधिक है। आखिर में समझते हैं ASER रिपोर्ट के बारे में। ASER रिपोर्ट को 2005 में शुरू किया गया था। यह सर्वेक्षण स्थानीय नागरिक और समूह द्वारा किया जाता है। यह ग्रामीण भारत के बच्चों की शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बेसिक ASER सर्वेक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के संदर्भ में प्री स्कूल और स्कूल में नामांकन के बारे में जानकारी एकत्र करता है और बियॉन्ड बेसिक्स सर्वेक्षण 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं की गतिविधियों, जागरूकता, क्षमताओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित है। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। मिशन कोऑर्डिनेशन सेल नेशनल क्वांटम मिशन NQM की समन्वय एजेंसी होगी। हाल ही में NQM की मिशन गवर्निंग बॉडी MGB की पहली बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में यह घोषणा की गई है कि MCC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के साथ समन्वय में कार्य करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग NQM की कार्यान्वयन एजेंसी है। MCC की स्थापना योग्यता और मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर DST द्वारा निर्धारित संस्थान में की जाएगी। यह मिशन प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद MTRC के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत कार्य करेगा। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले समझते हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में। क्वांटम तकनीक क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके कार्य करती है। इसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन शामिल है। क्वांटम यांत्रिकी उप परमाणविक अणुओं यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भौतिकी है। एंटेंगलमेंट में दो परमाणु अलग होने के बावजूद संबद्ध होते हैं या आपस में जुड़े होते हैं। सुपरपोजिशन में एक क्वांटम अवस्था को दो या दो से अधिक अवस्थाओं के योग के रूप में दर्शाया जा सकता है। और क्यूबिट्स की बात करें तो इसे क्वांटम बिट के रूप में भी जाना जाता है। अब समझते हैं नेशनल क्वांटम मिशन NQM के बारे में। इस मिशन को साल 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास की शुरुआत, पोषण और विस्तार करना है। साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत और अभिनव इकोसिस्टम स्थापित करना है। इस मिशन की अवधि साल 2023 से साल 2031 तक है और इसका लक्ष्य है 8 वर्षों में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना और साथ ही देश में और अन्य देशों के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज में ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करना। इसके अलावा 2000 किलोमीटर से अधिक के दायरे में इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को सक्षम करना भी इसके लक्ष्य में शामिल है। इसके तहत 4 थीमेटिक हब्स भी स्थापित किए जाएंगे: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मीट्रोलॉजी और क्वांटम मटेरियल्स तथा डिवाइसेस। इस मिशन के महत्व की बात करें तो ये परमाणु प्रणालियों के लिए उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर तथा सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु घड़ियों के विकास में मदद करेगा। चलिए अब रुख करते हैं आज की चौथी मुख्य खबर का। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोच्चि में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना की।
IICG भारत का पहला ग्राफीन सेंटर है। ये केरल की डिजिटल यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी तथा टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इसका लक्ष्य है ग्राफीन और 2 डायमेंशनल मटेरियल्स के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पाद में नवाचार व क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। ये केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम का भी समर्थन करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए एक परिपूर्ण सुविधा केंद्र उपलब्ध कराना है। इससे अनुसंधान एवं विकास तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के बीच अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। खबर में आगे बढ़ने से पहले ग्राफीन के बारे में विस्तार से समझते हैं। ये कार्बन परमाणुओं की द्विआयामी एकल पतली परत है। इसमें कार्बन परमाणु मधुमक्खी के छत्ते जैसी षटकोणीय जालीनुमा संरचना में बंधे होते हैं। ये कार्बन का अपरूप यानी एलोट्रोप है। इसे ग्रेफाइट, कोलतार या शेलैक या इन तीनों के मिश्रण को रासायनिक रूप से अक्रिय वातावरण यानी इनर्ट एटमॉस्फेयर में गर्म करके तैयार किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सुपर कैपेसिटर, टच स्क्रीन, बेहतर ऊर्जा भंडारण प्रणाली आदि के निर्माण में किया जाता है। बायोमेडिकल में इसका उपयोग शरीर में लक्षित अंगों तक दवा पहुंचाने में होता है। रक्षा क्षेत्र में स्टेल्थ कोटिंग्स का विकास करने में किया जाता है और अति संवेदनशील सेंसर के निर्माण में इससे बेहतर तरीके से पर्यावरण की निगरानी की जा सकती है। ग्राफीन के गुण हैं उच्च पृष्ठीय क्षेत्र, अच्छी जैव अनुकूलता, मजबूत यांत्रिक बल और उत्कृष्ट तापीय चालकता। IICG के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर्स की भी शुरुआत की गई। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्देश्य इंक्यूबेशन सुविधाओं की स्थापना, इंटेलिजेंट IoT सेंसर में क्षमता निर्माण करना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत रोजमर्रा के कार्यों में काम आने वाले कंप्यूटिंग डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, इंटेलिजेंट IoT को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी जोड़ा जाता है। अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की तरफ। रेल मंत्रालय के अनुसार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC पर मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परिचालन किया गया। इस सफल परिचालन के बाद EDFC अब वाणिज्यिक मालगाड़ियों के परिचालन के लिए तैयार है। EDFC महत्वाकांक्षी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है। DFC एक रेलवे गलियारा है। इसका वस्तुओं और कमोडिटीज का तेजी से व दक्षतापूर्वक परिवहन के लिए निर्माण किया गया है। DFC परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL की देखरेख में चलाई जा रही है। DFCCIL रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है। DFC में EDFC के अलावा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC भी शामिल है। EDFC की कुल लंबाई 1337 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का निर्माण पंजाब के साहनेवाल से लेकर बिहार के सोननगर तक किया गया है। ये कॉरिडोर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगा। ये परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना का महत्व है क्षमता में वृद्धि। माल ढुलाई और यात्री यातायात के लिए अलग अलग रेल मार्ग होने से देश के रेलवे नेटवर्क पर यातायात की भीड़ और व्यस्तता में कमी आएगी। दूसरा महत्व है लागत में कमी। माल ढुलाई में लगने वाले समय और ईंधन खपत दोनों में कमी आएगी। इसका तीसरा महत्व है सभी क्षेत्रों का विकास। इससे उत्तर प्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़े पूर्वी भाग और बिहार में क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके कुछ अन्य लाभ भी हैं। पहला, अवसंरचना को आधुनिक बनाया जा सकेगा, जैसे कि आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाना। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चलिए खबर के आखिर में भारत में प्रस्तावित नए कॉरिडोर्स पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो कोलकाता से मुंबई तक होगा। दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो दिल्ली से चेन्नई तक होगा। तीसरा है ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, जो खड़गपुर से विजयवाड़ा तक होगा। और चौथा है सदर्न कॉरिडोर, जो चेन्नई से गोवा के मडगांव तक होगा। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। CEEW ने डिकोडिंग इंडियाज चेंजिंग मॉनसून पैटर्न्स और तहसील लेवल असेसमेंट रिपोर्ट जारी की।
काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर CEEW की यह रिपोर्ट 1982 से लेकर साल 2022 तक के मौसम संबंधी डेटा का विश्लेषण करती है। इस डेटा को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रिकॉर्ड किया था। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुमानों के अनुसार 21वीं सदी के अंत तक भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून वर्षा में 10 से 14% की वृद्धि हो सकती है। पिछले दशक के रुझान के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश की आधी से अधिक तहसीलों में भारी वर्षा की बारंबारता में वृद्धि देखी गई है। ऐसा विशेष रूप से उच्च सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वाले राज्यों में दर्ज किया गया है। वहीं गंगा के मैदानी भागों और पूर्वोत्तर भारत में शुष्कता वाले दिनों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। उत्तर पूर्वी मानसून के तहत भारी वर्षा की घटनाओं, शुष्कता वाले दिनों की संख्या या मध्यम वर्षा वाले दिनों की बारंबारता और तीव्रता में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नजर नहीं आया है। रिपोर्ट में इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ सिफारिशों का भी उल्लेख किया गया है। बदलते मॉनसून पैटर्न के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए स्थानीय निर्णय निर्माण को कुछ चीजों के माध्यम से प्राथमिकता दी जा सकती है, जैसे कि अत्यधिक स्थानीय स्तर पर मॉनसून प्रदर्शन की मैपिंग की जानी चाहिए। वर्तमान में IMD देश, क्षेत्रीय, राज्य मौसम संबंधी सब डिवीजन और जिला पैमाने पर सूचना प्रदान करता है। तहसील स्तरीय जलवायु जोखिम आकलन को शामिल करते हुए जिला स्तरीय जलवायु कार्रवाई योजनाएं विकसित करके लचीलापन बढ़ा सकते हैं और स्वचालित मौसम स्टेशनों और समुदाय आधारित मौसम का रिकॉर्ड रखने में निवेश करने की जरूरत है। खबर के आखिर में भारत में मॉनसून की स्थिति पर भी चर्चा करते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो जून से सितंबर तक रहता है, तिब्बत के पठार पर तीव्र निम्न दाब प्रणाली के कारण उत्पन्न होता है और भारत की वार्षिक वर्षा में लगभग 75% का योगदान करता है। उत्तर पूर्वी मॉनसून जो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, साइबेरिया और तिब्बत के पठार पर निर्मित होने वाले उच्च दाब सेल के कारण उत्पन्न होता है और भारत की वार्षिक वर्षा में लगभग 11% का योगदान करता है। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है ग्रीनलैंड। इस देश की राजधानी है नुअक। एक शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की हिम चादर में पहले की तुलना में 20% की कमी आई है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये डेनमार्क का एक हिस्सा है। हालांकि ग्रीनलैंड की होम रूल सरकार अधिकांश गृह मामलों के लिए उत्तरदायी है। ग्रीनलैंड का 2/3 हिस्सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है। ग्रीनलैंड के पड़ोसी देश हैं कनाडा और आइसलैंड। डेनमार्क जलडमरू मध्य ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करता है। खबर के आखिर में ग्रीनलैंड देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके भूभाग पर विशाल टुंड्रा बायोम मौजूद है। इसकी प्रमुख भौतिक विशेषता इसकी विशाल हिम चादर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंटार्कटिका के बाद विश्व में सर्वाधिक हिम चादर ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड की सबसे ऊंची चोटी है गन्नयॉर्न पर्वत। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। शोधकर्ताओं ने एक अत्याधुनिक मृदा आधारित माइक्रोबियल फ्यूल सेल विकसित किया है। मणिपुर के लीमाखोंग पावर स्टेशन से हेवी फ्यूल लीक होने के बाद एक जलधारा में मिल गया है। चिंता का विषय यह है कि यह जलधारा इम्फाल नदी में जाकर मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को MVA 2019 में संशोधन करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। इंडियन गैस एक्सचेंज और गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने गांधीनगर में GHTM स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व आर्थिक मंच नोवेल डिजीज एक्स पर सत्र आयोजित करेगा। डिजीज एक्स एक सैद्धांतिक शब्दावली है। इसमें एक्स से आशय अप्रत्याशित से है। प्रधानमंत्री ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। गुरुवायूर मंदिर को दक्षिण भारत के द्वारका के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने विझिंजम में कृत्रिम रीफ्स के लिए एक परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरू किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल PPHF का शुभारंभ हो गया है। ये महोत्सव वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।